मानवा की स्टार्टिंग होती है और हमें 9 हीवंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जगह को दिखाया जाता है, जहां पर एक क्लैन का एल्डर अपने क्लैन मेंबर्स को बता रहा रहता है कि आज हमारे क्लैन के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा दिन है, क्योंकि 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल यहां पर आकर अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो फिर हम लोगों को उन्हें पूरे रिस्पेक्ट से वेलकम करना चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है जिसमें से 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल 8 एम्प्रेसेस के साथ निकलता है, जो कि और कोई नहीं हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। जहां पर उसकी ऐसी एंट्री को देख के लोग तो उसके शो ऑफ के ऊपर बातें भी करने लगते हैं, पर उनमें से जो एक एक्सपीरियंस कल्टिवेटर रहता है वो उन लोगों को कहता है, जूनियर्स तुम लोगों को इस चीज के सीरियसनेस के बारे में नहीं पता। जो एसर्शन ट्रिबुलेशन होता है वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है कई जिंदगियों में से एक में, और जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो, पास्ट में उसने मॉन्स्टर रेस से लड़ाई की थी और पूरे के पूरे डीमन रेल्म को ही खत्म कर दिया था। और अगर सिंपल शब्दों में उसे एक्सप्लेन किया जाए तो वो इनविंसिबल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाकर ट्रिबुलेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है और वो फुल एटीट्यूड में कहता है, आज मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे रोकेगा। और तभी उसकी ट्रिबुलेशन शुरू होने लगती है और एक फिगर आसमान में अपीयर हो जाता है, जिसे देख के लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो इटर्नल ट्रिबुलेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रिबुलेशन थी, द एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वनरेबल। जिसे देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है, चलो इसे एक ही बैटल में निपटा लेते हैं। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी इस चीज के लिए मान जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक अवतार को बना के उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अटैक्स करता है, पर वो वेनरेबल अपनी एक डिस्क को लाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे कुछ ज्यादा ही तेज का धमाका होता है। तभी सीन नीचे खड़ी हुई उन 8 एम्प्रेसेस पर जाता है, जिनमें से चूलिंग, जो कि हमारे एमसी की सर्वेंट भी है, वो कहती है कि इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया था। और तभी एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल अपनी टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एक कल्टीवेटर उस टेक्निक को देख के उसके बारे में बताता है कि इस टेक्निक में वो अपने अलग अलग क्लोन्स बनाकर उन्हें अलग अलग टाइम डायमेंशन में भेज देता है। अगर एक भी डायमेंशन में लुए, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे कि अब से मैं लुए ही बुलाया करूंगा, हारा तो फिर उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा डैमेज होगा। जिस चीज को देख के लुए बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अपना ऑरा एक्टिवेट करते हुए कहता है, अगर तुम हर एक टाइम पीरियड में भेजने भी वाले हो तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इनविंसिबल हूं। पर उसकी उम्मीद से उल्टा हमें दिखाया जाता है कि वो हर एक टाइम लाइन में हार जाता है, जिसे देख के वो खुद भी हैरान होता है। तभी एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल कहता है कि तुम सच में ही कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, पर यह कितनी बुरी बात है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर किसी ने यिंग यांग डाउ डिवोरिंग गू का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मैं हर बार ओपनिंग को फाइंड कर पाया हूं। और वो उससे सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? जिस चीज को सुन के लुए काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कर कौन सकता है। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी हुई 8 एम्प्रेसेस पे जाती है, जो कि इस सीन को देख के काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती हैं, क्योंकि इस गू का इस्तेमाल यिंग यांग यूनियन के ही टाइम किया जा सकता है। और अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं समझ आ रहा तो फोटो को देख के समझ जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल अफसोस जताते हुए कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा ही राइटियस हो, पर फिर भी तुम धोखा खाए हो अपनी ही सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली वुमेन से। और नीचे से वो 8 एम्प्रेसेस में से एक कह रही रहती है, राइटियस, आखिरकार क्या घंटा राइटियस है ये बस्ट एक लस्ट वाला इंसान है, जो कि किसी टायरेंट की तरह है। और उनमें से दूसरी कहती है कि अगर सीनियर ब्रदर ना होते तो मैं फेंग जियुई के साथ अभी होती। और एक और कहती है, ये कितना ही बड़ा जोक तुम कह रहे हो, इसने अपनी मास्टर को भी धोखा दिया और अपने एंसेस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये हमेशा इनोसेंट लोगों की जान लेता रहता है। और वो लोग अपने अपने अटैक को बनाना शुरू कर देते हैं। और उनमें से आखिरी, जो कि हमारी लुए की सर्वेंट होती है, वो कहती है कि हमें इसे पर्सनली इसके एंड की जर्नी की तरफ भेजने दो। इस जैसे डीमन को तो मर जाना चाहिए। जिनकी इन बातों को सुन के लुए सच में ही कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है। तभी उसकी सर्वेंट कहती है कि अगर ये एक बार मर गया तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। इन सारी बातों को सुन के लुए कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका रहता है और वो एक अटैक को क्रिएट करने लगा था।
और कहता है कि मैं सच में तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाय हो गया था। मैंने पास में तुम लोगों के साथ कितनी अच्छे से बिहेव किया और आज मेरी वजह से तुम लोग एम्प्रेसेस बन पाई हो, और मैंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम सभी लोग इतनी ज्यादा ऐशान फरामोश कमीनी निकलोगी। पर इससे पहले लुये उनके ऊपर अटैक कर पाता, एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल एक सील बना चुके थे और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारी फाइट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और वो सील को लुये के ऊपर हिट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है लुये की हालत इससे खराब हो जाती है, पर वो कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूं तो फिर क्यों ना हम सभी लोग साथ मरते हैं। जिस चीज को देख के वो 8 एम्प्रेसेस परेशान होने लगती हैं, क्योंकि लुये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था। पर तभी एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये बैटल बिल्कुल भी वैसी थी नहीं जैसे कि मैंने सोची थी, तो मैं पहले से ही किसी ने पॉइजन कर दिया था, इसी वजह से मैं इसे एक प्रॉपर जीत नहीं मान सकता। तो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं और एक बार फिर से इन लोगों को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूं, पर इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना करना। और हमें दिखाया जाता है कि लुये और उन 8 एम्प्रेसेस की सोल एक वर्टेक्स में जा रही थी, और हमें इस टेक्निक के बारे में पता चलता है कि ये स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक है जिसे कि एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल ने एक्टिवेट किया है, जिस चीज के चलते इन सभी लोगों की सोल 50 साल पहले इनकी बॉडी में पहुंच जाएंगी। तभी जब लुये अपनी आंखें खोलता है वो खुद को अपनी 50 साल पहले वाली बॉडी में पाता है, जिसे देख के वो हैरान होते हुए कहता है क्या सच में हम लोग वापस आ गए हैं। तभी लुये की सर्वेंट जिसका कि नाम चूलिंग है, जिसे कि मैं आपसे चूलिंग ही बुलाया करूंगा, अपना सर पकड़े हुए उसके रूम में एंटर होती है और उसके मुंह से डेविल निकल जाता है मास्टर की जगह, जिसके इस अजीब से रवैये को देख के लुये समझ जाता है कि एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल ने मेरे साथ साथ इन लोगों की सोल्स भी इनकी बॉडी में 50 साल पहले भेज दी हैं। लुये इस चीज से कुछ ज्यादा ही खुश होता है और वो तो एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल को थैंक्स तक करता है उसे एक और चांस देने के लिए। तभी वो अपने जूते उतारकर अपने थ्रोन पे बैठ जाता है और चूलिंग से कहता है उसके पैर धुलने को। चूलिंग हालांकि इस चीज से कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी, पर वो लुये के ऑर्डर को मान जाती है। लुये मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसे अभी इसी वक्त मार सकता हूं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं इसके धोखे का बदला कैसे ही ले पाऊंगा। कभी कभार मौत से भी बदतर सजा होती हैं, और अभी इसके पास पूरी की पूरी इसकी मेमोरीज हैं और ये मेरे ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा और नफरत करती है। अगर मैंने इसे अभी मार भी दिया तो फिर इसे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूं ये जिए और उस लाइफ को एक्सपीरियंस करे जहां पर ये मेरी मदद के बिना इस दुनिया में कितनी ज्यादा बुरी जिंदगी जीती है। तभी लुये कहता है कि जो तुमने देखा वो सपना नहीं था, हम सभी के सभी लोग वापस आए हैं। जिससे सुन के चूलिंग पूरी ही हैरान होती है। तभी लुये उसके पास आकर कहता है तुमने सही सुना, एंशिएंट मॉडर्न वेनरेबल ने अपनी टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोगों को पास्ट में भेज दिया है, और मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझसे उस दिन क्या कहा था। जिसकी बात को सुन के चूलिंग कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तब तक लुये कहता है काफी है, क्या तुम्हें मुझसे आजादी नहीं चाहिए थी? तो फिर अब से तुम बिल्कुल ही आजाद हो। तभी लुये किसी चीज को निकालता है जिसे देख के चूलिंग काफी ज्यादा ही हैरान होती है, क्योंकि वो उन दोनों लोगों का लाइफ टैबलेट होता है। तभी लुये उसमें आग लगा देता है और कहता है इसी के साथ हम दोनों लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, अब तुम अपने चू स्वॉर्ड विला में जा सकती हो। तभी चूलिंग उससे एक सवाल करती है कि तुम्हारे पास तो 9 लाइफ्स थी, पर फिर भी तुमने अपनी पहली लाइफ में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों करना चाहा? तभी लुये फुल एटीट्यूड में कहता है कि इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, यहां से निकल जाओ। जिस बात को सुन के चूलिंग वहां से जाते हुए कहती है कि तुम रीबर्थ से वापस तो आ चुके हो, पर मैं इतना जानती हूं कि तुम एक सही मौत तो नहीं मरने वाले। और वो बाहर निकलते हुए सोचती है कि मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये लुये की वजह से ना होता तो मैं काफी ज्यादा ही अच्छी लाइफ जीती। और हमें दिखाया जाता है कि इस चीज से वो कुछ ज्यादा ही खुश थी, और वो कहती है कि मॉम डैड ब्रदर मैं वापस आ रही हूँ। हमें तभी लुये को दिखाया जाता है जो कि उसके इस काम से कुछ ज्यादा ही खुश था, और वो कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा
कि असली डीमन कहते किसे हैं। वो मन में सोचता है कि इस लाइफ में मुझे उन 8 वुमेन्स के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये पक्का है कि मैं इस बार पिछले बार से और भी ज्यादा हायर रियल में पहुंच जाऊंगा। पर तभी किसी का पैर गेट तोड़ते हुए उसके साइड से निकलता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं उन्हीं 8 एम्प्रेसेस में से एक फेरी होंगलिंग है, या फिर ये होंगलिंग जिसे कि मैं आपसे होंगलिंग बुलाया करूंगा। होंगलिंग लुए को देख के कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वो उसके ऊपर एक और बार अटैक करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही लुए उसे गले से पकड़ के उठा लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझे हिम्मत भी ना करना हिट करने की। तभी होंगलिंग कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ करने के वाले हो। हमें उन दोनों लोगों की पोजीशंस को दिखाया जाता है जो कि सच में कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पर तभी लुए गुस्से में कहता है कि अगर आज के आज तुम मेरा ये दरवाजा ठीक नहीं कर पाई तो फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वो कहती है कि अगर ये तुम्हारी वजह से ना होता तो मैं अभी फेंग वू जुई के साथ होती। तो लुए जो कि अभी भी उसे गले से पकड़े हुए था कहता है तो फिर तुम्हें जिंदा भी रहना चाहिए ताकि तुम उसे ढूंढ सको, और वो उसकी गर्दन को दबाने लगता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख के होंगलिंग मान जाती है। पर वो मन में ही सोचती है कि मैं टाइम में ट्रैवल करके पीछे आ चुकी हूं, पर फिर भी मैं इसकी कोई भी मैच हुई नहीं। जैसे ही लुए इतना सुन लेता है वो होंगलिंग को दूर फेंकते हुए कहता है मैं जब तक आऊं मेरा दरवाजा पूरी तरीके से ठीक हो जाना चाहिए, और वो वहां से जाने लगता है। तभी होंगलिंग पीछे से उठते हुए कहती है कि हम लोग पिछली लाइफ में डाव कंपेनियन थे, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही कैसे सकते हो। तो लुए फुल एटीट्यूड में कहता है कि वो पिछली लाइफ की बात थी, इस लाइफ में तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुए को कहीं पर दिखाया जाता है जहां पर वो एक लेडी के सामने ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर, और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं हमारे लुए की मास्टर हैं। तभी उसकी मास्टर हैरान होते हुए पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही लाइफ क्यों है। तो लुए थोड़ा घबराते हुए बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा ही अनस्किल्ड था, इसी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू में अपनी सारी लाइफ्स को ही कंबाइन कर लिया। तभी उसकी मास्टर कहती हैं कि मैंने एक तरीके को पहले ही पता कर लिया है केओस टाइन पावर को स्टोर करने के लिए, तो फिर तुम अपने बाकी मैटर्स से बाद में डील करते रहना, और अगर तुम्हारे मन में कोई भी रेबिलियस थॉट आया तो फिर मैं पूरे के पूरे सेट को ही साफ कर दूंगी। जिस चीज को सुन के लुए कहता है कि मैं समझ गया, पर वो मन ही मन सोच रहा था क्या सच में तुमने मेथड को फाइंड कर लिया है, और अगर मैं इस बार केओसियन पॉइजन को अपने अंदर ना लूं क्या तब भी तुम टाइन एम्प्रेस बन पाओगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुए को एक माउंटेन पे दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है कि मैं एक बार दोबारा से 5th लेयर ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग पे आ चुका हूं। और तभी वो अपनी उंगली को फ्लिक करते हुए कहता है ओल्ड पार्टनर क्या तुम अभी भी यहां पर हो। और हमें दिखाया जाता है कि लुए के सामने एक सिस्टम खुल के आ जाता है जो कि कहता है हाँ मैं यहां पर हूं, आखिरकार होस्ट को मुझसे क्या चाहिए। जिसे देख के लुए खुश होते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम भी मेरे साथ आ गए, पर क्या अब तुम्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम कहता है नहीं, मैं पहले ही हेवनली डाउ बन चुका हूं, तो फिर मुझे एनर्जी की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें एक चीज पता चलती है कि लुए के हेवनली ट्रिबुलेशन की वजह से उसका सिस्टम खुद एक हेवनली डाउ में अब बदल चुका है। पर लुए उससे पूछता है क्या ये सब करना इतना ज्यादा जरूरी था। तो उसका सिस्टम कहता है कि होस्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए अरेंजमेंट तो करने पड़ेंगे। लुए को तो यही समझ नहीं आता वो इस बात पे खुश हो या फिर दुखी, पर वो कहता है इतनी बातें काफी हैं, अब हमें कल्टीवेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तभी उसका सिस्टम एक नोटिफिकेशन पॉपअप करता है कि 9 लाइव्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर कल्टीवेशन एक्टिवेट हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चू स्वॉर्ड विला के मेन गेट के बाहर दिखाया जाता है जहां पर चूलिंग पहुंच चुकी थी, जिसे देख के एक गार्ड हैरान होते हुए सोचता है कि ये तो एल्डेस्ट मिस हैं, आखिरकार ये वापस कैसे आ गईं। तभी वही उन्हें रोकते हुए कहता है कि आखिरकार इस भिखारी को चू स्वॉर्ड विला के सामने किसने आने दिया। चूलिंग अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है, पर वही गार्ड अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एल्डेस्ट डॉटर बताने की चू स्वॉर्ड विला की। पर इन सारी चीजों से चूलिंग कुछ ज्यादा ही हैरान होती है कि वो गार्ड जिसे कि वो बचपन से जानती थी वो उसे अभी पहचान ही नहीं पा रहा। पर वो गार्ड चूलिंग को
दूर करते हुए कहता है कि तुम च्यू फैमिली की ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर वो मन ही मन घबराते हुए सोचता है क्या ये पूरी की पूरी पागल है, ये अगर किसी डीमन की गुफा से बाहर आ चुकी है तो फिर आखिरकार इसे मौत के दरवाजे पे दस्तक देने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी वहां पर जो सेकंड गार्ड खड़ा था वो चिल्लाते हुए अंदर बताता है कि एल्डेस्ट मिस च्यूलिंग वापस आ चुकी हैं। इस चीज को सुन के फर्स्ट गार्ड सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, और तभी हमें दिखाया जाता है कि च्यूलिंग के मदर फादर उसे लेने के लिए बाहर दौड़ते हुए आ जाते हैं, और च्यूलिंग उन लोगों से मिलके काफी ज्यादा ही खुश थी, और वो बताती है कि वो इस वजह से उनसे मिलने अब तक नहीं आ पाई थी क्योंकि उसे एक हॉस्टेज के तौर पे रख लिया गया था ग्रेट डाओ सेक्ट ने, और जो मेरा मास्टर था वो मुझे कभी भी उस सेक्ट को छोड़ने की परमिशन देता ही नहीं था, पर इस बार मैं सीक्रेटली ही भाग आई। तभी हमें उसके ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि उसे देख के कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा जाता है, जिसे गार्ड पकड़ते हुए सोचता है सच में ही वंस का क्या खेल है, जो बलि की बकरी थी वो आ गई है, अब यंग मास्टर बच जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुए की तरफ दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा था, और हमें इस वर्ल्ड के भी बारे में पता चलता है जहां पर ग्रेट डाओ सेक्ट है कि ये फर्स्ट लेयर ऑफ हीवन है जो कि सारी लेयर्स में सबसे ज्यादा वीकेस्ट माना जाता है। और फिलहाल यहाँ की कल्टीवेशन रियलम कुछ इस तरीके से हैं, सबसे पहले पोस्टनेटल, फिर प्रीनेटल, फिर क्यूआई रिफाइनिंग जिसपे कि अभी हमारा लुए है, फिर ओरिजिन कोर, फिर शैटरिंग इन्फेंट, फिर वॉइड रिफाइनिंग, और आखिरी में डाओ इंट्रीगेशन। फिर हमें पता चलता है कि पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस होने के चलते लुए फिफ्थ लेयर ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करके नाइन्थ लेयर ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग में पहुंच चुका है, वो भी सिर्फ 15 दिनों में, और वो अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने में जुट गया ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाए। पर तभी उसके मुंह से खून निकलता है जिसे देख के वो खुद भी हैरान रहता है क्योंकि उसकी बॉडी की आधी ही क्यूआई कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही थी, बाकी आधी एकदम किसी सॉलिड चीज की तरह जमी हुई थी। और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि आपके अंदर हेवनली रिजिडिटी पॉइजन को डिटेक्ट किया गया है, जिसे देख के लुए कुछ ज्यादा ही हैरान होता है, और वो कहता है ये पक्का ही उन वुमेन्स में से किसी एक की ट्रिक होगी, उन्होंने ना सिर्फ मुझ में यिंग यांग डिवोरिंग गू प्लांट किया बल्कि एक और सिक्योरिटी इंश्योरेंस के लिए हेवनली रिजिडिटी पॉइजन भी मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। वो पक्का ये चाहती थी कि मैं अपनी पूरी की पूरी 9 लाइव्स में भी इन सारी चीजों को बदल ना पाऊं, पर उन्हें ये नहीं पता कि अभी भी मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। और वो अपने सिस्टम से पूछता है क्या कोई मेथड है इस पॉइजन को ब्रेक करने का, तो उसका सिस्टम बताता है हाँ ये बहुत ज्यादा ही आसान है, आपको ओरिजिन कोर रियल में ब्रेक थ्रू करना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ट्रू क्यूआई चेंज होकर ट्रू एसेंस में बदल जाएगी जिसमें वो पॉइजन भी डिसॉल्व हो जाएगा। जिस चीज को सुन के लुए कहता है पर फिलहाल मैं अपनी आधी ट्रू क्यूआई को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो मैं ओरिजिन कोर पे कैसे ही ब्रेक थ्रू करूंगा। पर तभी उसे याद आता है कि उसने एक बार परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल को रिफाइन किया था, और अगर वो उसे ले लेगा तो फिर वो ओरिजिन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगा। और वो हम लोगों को यह बताता है कि पिछली लाइफ में उसने इस पिल को यू होंगलिंग को दे दिया था क्योंकि ये पिल कुछ ज्यादा ही रेयर है, पर इस लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि एक क्रेन एक बॉल को लाकर एक जगह पे ड्रॉप कर देता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि ग्रेट डाओ सेक्ट की 92nd जनरेशन की डिसाइपल ये होंगलेन ने क्यूआई रिफाइनिंग के पीक पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, और जो कि उसने सिर्फ व सिर्फ 1 महीने और 17 दिन के अंदर ही किया है। इसी वजह से उसने पिछले सारे ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, तो फिर उसे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। जिस चीज को सुन के लुए सोचता है जैसा कि उम्मीद थी फ्यूचर एम्प्रेस से, मैं हालांकि अपनी पिछली लाइफ से सिस्टम को ले आया हूं पर फिर भी मैं उससे सिर्फ 2 ही दिन पहले ब्रेक थ्रू कर पाया। तभी वो वहां से उतरते हुए कहता है कि मैं माउंटेन के नीचे जा रहा हूं, और जब सिस्टम उससे पूछता है कि कहां, तो वो जवाब देता है द टॉम्ब ऑफ वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट, जहां पर मुझे मेरी रिटर्निंग ओरिजिन पिल मिलेगी जो कि मुझसे बिलोंग करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आई थी, और वो जगह और कुछ नहीं बल्कि एक टॉम्ब होता है जो कि उसकी पिछली लाइफ में अगले महीने ढूंढा जाने वाला था। और जो इस टॉम्ब में सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है वो है एक फ्रैगमेंट 9 लाइव्स हेवनली अनडाइंग स्क्रिप्चर का, और जो दूसरी चीज है वो है एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। होंगलिंग उस किताब को उठाते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर इस लाइफ में मैं आपसे एक कदम आगे हूं, पर वो कुछ देख के चौंक जाती है। हमें दिखाया जाता है कि लुए पहले ही यहां पर आ चुका है और उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा है
कि तुम लेट हो। जिस चीज को देख के होंगलिंग कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो उस किताब को नीचे फेंक देती है। तभी उसके आसपास कई सारी लाइट्स अपीयर हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि लुए ने उसके लिए एक फॉर्मेशन भी बिछा रखी थी और वो चिल्लाती रह जाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो लुए। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर होंगलिंग गुस्से में आते हुए सीधे लुए के दरवाजे पे किक करती है, पर तभी उसे एक अटैक आकर पड़ता है और वो दूर गिरती है जाकर। तभी लुए कहता है क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी के भी रूम में ऐसे नहीं घुसा जाता, सबसे पहले नॉक करो। जिस चीज के चलते होंगलिंग को तो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, पर वो उस गुस्से को पीते हुए इस बार लुए के दरवाजे पे नॉक करते हुए पूछती है क्या आप दरवाजा खोलेंगे, पर लुए सीधे सीधे कहता है निकल जाओ यहाँ से। जिसे सुन के होंगलिंग फिर से ही गुस्सा हो जाती है और वो दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुमने वहां से मेरी परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है। पर तभी फिर से उसे कुछ अटैक्स पड़ते हैं और वो उस दरवाजे से दूर हो जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो उसे अंदर ही अंदर दबा लेती है और एक बार दोबारा से पूछती है क्या तुमने वो पिल ली है। लुए सीधे सीधे कहता है नहीं, तुम क्या कर लोगी। जिस चीज को सुन के होंगलिंग का इस बार दिमाग पूरा ही खराब हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है तुमने उस पिल को ले तो लिया, पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम उस चीज को एडमिट कर पाओ। मैं तुमसे मौत तक फाइट करूंगी। पर तभी उनकी मास्टर बीच में आ जाती है और वो होंगलिंग से शांत रहने को कहती है, जिन्हें देख के होंगलिंग एकदम इनोसेंट एक्ट करते हुए कहती है कि मास्टर फिर से उसने मुझे एक बार हिट किया। उसकी मास्टर इस बारे में लुए से पूछती है और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये हमारे लुए की भी मास्टर हैं। इनका नाम बाई क्यूलान है। अब से मैं इन्हें क्यूलान ही बुलाया करूंगा। तो लुए जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस उसे मैनर्स सिखा रहा था, वो ऐसे ही किसी के भी कमरे में नहीं घुस सकती। जिसकी बात को सुन के बाई क्यूलान कहती हैं कि वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, तुम्हें इसका थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए। फिर वो होंगलिंग को उठाते हुए पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारा लीलुओ से यहाँ पर काम क्या है। तो होंगलिंग शिकायत करते हुए कहती है कि लीलुओ ने मेरी परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली, मैं बस उसे उससे ट्रेड करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। जिस बात को सुन के बाई क्यूलान कहती हैं लुए से कि तुम्हारा टैलेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो फिर तुम्हें उस पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से तुम उसे अपनी जूनियर सिस्टर को क्यों नहीं दे देते और इसके बदले तुम और कोई चीज ले लो जो कि तुम्हारे काम की हो। तभी लुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे उस पिल की जरूरत है। तभी होंगलिंग चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बिना उस पिल की मदद के कभी भी अपना ओरिजिन कोर कंडेंस कर ही नहीं पाऊंगी। जिसकी इस बात को सुन के लुए भी थोड़ा परेशान हमें दिखता है और वो अपने पास से उस पिल को निकाल लेता है। जिसे ऐसा करता हुआ देख के बाई क्यूलान कहती हैं ठीक है, अब तुम अच्छे बच्चे की तरह इसे दे दो। पर तभी हमें उसके चेहरे पे एक इविल सी हंसी दिखती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस पिल को खुद ही खा लेता है उन लोगों के सामने। जिस चीज को देखने के बाद उसकी मास्टर बाई क्यूलान भी हैरान होती हैं और होंगलिंग वहां से गुस्से में जाते हुए कहती है अब तुम मुझे देखना मैं कैसे अपना सेक्रेड कोर कंडेंस करती हूँ और तुमसे मेरी की हुई बेइज्जती का बदला लेती हूँ। जिस चीज को देख के उनकी मास्टर बाई क्यूलान भी थोड़ी परेशान होती हैं और वो लुए से कहती हैं मुझे पता है कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर क्या तुम्हें इतना ज्यादा एक्सट्रीम में जाने की जरूरत थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चू स्वॉर्ड मैनर में दिखाया जाता है जहां पर चूलिंग की मदर उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और हमें चूलिंग को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खुश थी और वो कहती है कि आप इस दुनिया में सबसे बेस्ट हैं और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं और इसी वजह से मुझे हमेशा ही आपके साथ ही रहना है। तभी उसकी मदर पूछती है क्या सच में मैं तुम्हारे रियल पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छी हूँ। जिस बात को सुन के चूलिंग जवाब देती है कि वो लोग सिर्फ मुझे पैदा करने के बाद ही एकदम ही गायब हो गए, तो उनका और आपका मैं कैसे ही कंपैरिजन कर सकती हूँ। तभी उसकी मदर वहां से जाने लगती हैं पर हमें उनके चेहरे पे एक इविल हंसी दिखाई जाती है और वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार हम बची गए, हमारी फैमिली अब सेफ रहेगी। तभी चूलिंग को कुछ ज्यादा ही नींद आने लगती है और उसकी मदर कहती हैं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही थकी हुई हो, तो फिर क्यों ना तुम सो लो। और वो ये कहकर वहां से चली जाती हैं। तभी हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जिससे कि अचानक से ही बहुत तेज की नींद आने लगी थी
और वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी वो अपने ग्रेट स्लॉटर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को सर्कुलेट करती है। वो कुछ देख के हैरान हो जाती है कि उसे पॉइजन किया गया है और वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं जो खाना अभी उसकी मदर ने उसे खिलाया उसी में ही पॉइजन हो। पर उसे ये एकदम ही इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि वो खुद उसकी मदर ने अपने हाथों से बनाया था। उसकी मदर दरवाजा खटखटाते हुए पूछती है क्या तुम सो गई, जिस चीज का वो कोई भी जवाब नहीं देती और वो तुरंत ही बिस्तर पे लेट जाती है और अपने ऊपर कंबल डाल लेती है ताकि सब लोगों को लगे वो सो रही है। तभी उसकी मदर दरवाजे को खोलते हुए अंदर आती हैं और किसी से कहती हैं कि ये हो चुका है, मैंने उसे पॉइजन दे दिया है। तो फिर अब हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं और हमें तभी उसके ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के ही साथ होता है और वो कहता है और वो अपनी मदर से कहता है सच में आप तो कुछ ज्यादा ही चालाक हैं। लोग सही कहते हैं कि टाइम के साथ साथ लोगों की क्लेवरनेस भी बढ़ती रहती है। और तभी उसकी मदर एक डरावना सा लुक बनाते हुए कहती हैं कि अब इसे ले जाओ और एंसेस्टर के पास डिलीवर कर दो जाकर। जिस बात को सुन के उसका ब्रदर भी हंसने लगता है। पर इधर हमें च्यूलिंग को दिखाया जाता है जो कि इसे सुन के काफी ज्यादा ही रो रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि च्यूलिंग को कहीं ले जा रहे थे। तभी एक बंदा आकर च्यूलिंग के फादर को या फिर कहूँ एडॉप्टेड फादर को बताता है कि मैंने चूशी को ठिकाने लगा दिया है और वहां पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। और हमें पता चलता है कि जिस बंदे ने च्यूलिंग को रोका था चू मैनर में आने के लिए ताकि च्यूलिंग को अंदर कोई खतरा ना हो, उसको च्यूलिंग के फादर ने मरवा दिया है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहते हैं एक छोटा सा सर्वेंट मेरे इतने सालों से बनाए गए प्लान को तबाह करने ही वाला था। और तभी वो अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये अगर यहाँ पर नहीं आती मरने के लिए तो तुम्हें स्वॉर्ड सेक्रीफाइस बनना पड़ता। इसी वजह से मैं तुमसे कहता था कि कुछ सीख लो, हमेशा ही तुम पीने और खेलने में ही टाइम वेस्ट करते रहे। तो उसका बेटा जो कि अभी भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं था वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अगली बार से अच्छे से कल्टीवेट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें च्यूलिंग भी सुन रही थी जो कि ये सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से ही अंदर से टूट चुकी थी। तभी उसका भाई एक ठरकी सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि अगर ये मर नहीं जा रही है तो फिर क्यों ना बस मुझे इसके साथ आधे घंटे के लिए छोड़ दो। जिसकी इस बात को सुन के उसके फादर गुस्से में उसका कान खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हारे इतने बेकार शब्द निकालने की हिम्मत कैसे हुई, वो फिर भी तुम्हारी बहन लगती है, क्या तुम हमारी चू फैमिली की रेपुटेशन पूरी ही बर्बाद कर दोगे। तो उसका बेटा कहता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, वो तो सिर्फ दो मरे हुए स्लेव्स की डॉटर ही है, वो कौन सी ही मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। जिस चीज़ को सुन के च्यूलिंग पूरी ही हैरान होती है क्योंकि उसे समझ आता है कि उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे छोड़ा ही नहीं था बल्कि इन्हीं लोगों ने उन्हें मार डाला था। तभी उसकी एडॉप्टेड मदर भी कहती हैं क्यों ना हम अपने बेटे को उसके साथ आधे घंटे के लिए छोड़ दें। पर उसके एडॉप्टेड फादर मना करते हुए कहते हैं कि हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड फोर्जिंग को, वरना हमारी पूरी ही फैमिली इस चीज़ का खामियाजा झेलेगी। इन सारी बातों को सुनने के बाद च्यूलिंग मन में सोचती है कि मैंने इस औरत को अपनी रियल मदर से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया पर फिर भी ये इतनी ज़्यादा घिनौनी बातें कर रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि लुए कभी भी मुझे मेरे घर वापस आने क्यों नहीं देता था। तभी हमें पिछली लाइफ में दिखाया जाता है कि जब च्यूलिंग लुए से पूछ रही थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है तो लुए उससे पूछता है कि आखिरकार वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं भी नहीं, तो फिर तुम उनकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों करती हो। पर जब च्यूलिंग इस चीज़ पे अड़ी रही थी कि उसे जाना ही है क्योंकि वो उसके लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं, तब लुए ने जवाब दिया था ठीक है, जब एक बार वो स्वॉर्ड बन जाएगी मैं तुम्हें पर्सनली ही घर ले जाऊंगा। जिस बात को सुन के च्यूलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पर जब च्यूलिंग चू मैनर में पहुंची थी तब उसके सामने पूरा का पूरा चू मैनर आगों में झुलस रहा था, जिस चीज के पूरा का पूरा जिम्मेदार उसने लुए को ही मान लिया था। पर अब च्यूलिंग को समझ आ रहा है कि किस वर्ड की लुए ने बात की थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुए को दिखाया जाता है जो कि इन सारी बातों को देख रहा था। तभी उसका सिस्टम कहता है कि जो च्यूलिंग है वो अभी कोमा में है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स की बातें नहीं सुन पा रही होगी। सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद लुए हंसते हुए कहता है कि कोई ऐसी जो कि
एक लाइफ को जी चुकी हो, वो भी एक एम्प्रेस के तौर पे, और ग्रेट एम्परर रियल्म में जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो बस एक छोटे मोटे स्लीपिंग ड्रग से कोमा में पहुंच जाएगी? बस उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए। तभी उसका सिस्टम कहता है क्या मास्टर उसे बचाना नहीं चाहते? तो लुए जवाब देता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा अगर उसका अंत इस तरीके से हुआ, पर फिलहाल तो उसे मेरी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग की तरफ दिखाया जाता है, जिसे कि एक जगह पे रख के उसके फैमिली मेंबर्स किसी के सामने बो डाउन करते हुए कहते हैं ग्रीटिंग्स ओल्ड एंसेस्टर। हमें उस ओल्ड एंसेस्टर को दिखाया जाता है। वो ओल्ड एंसेस्टर चूलिंग को देख के कहता है कि ये इतनी भी बुरी नहीं है, इसे मुझे हैंड ओवर कर दो। और वो चूलिंग के एडॉप्टेड फादर और ब्रदर से कहता है कि तुम दोनों लोग यहाँ पर रुक के इस रिचुअल को देख सकते हो। और हमें एक जगह से काफी ज्यादा आग निकलती हुई दिखाई जाती है, जिसके एकदम बीचों बीच में एक स्वॉर्ड रखी होती है, जिसे देख के वो ओल्ड एंसेस्टर कहता है कि बस मेरी 30 साल की मेहनत अब बस पूरी होने वाली है, इसमें एक आखिरी और फाइनल स्टेप बचा है। और तभी वो उस फाइनल स्टेप को शुरू कर देता है, जिस चीज के चलते आसपास की बहुत सारी ही स्वॉर्ड उड़ के डीमन स्वॉर्ड में कंबाइंड हो जाती हैं। और वो कहता है अब स्वॉर्ड सेक्रीफाइस की बारी है। जिस बात को सुन के चूलिंग के एडॉप्टेड फादर उसे उठा के उन फ्लेम्स के पास लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतने साल बड़ा करना बिल्कुल भी बेकार नहीं किया, और वो उसे उन फ्लेम्स में फेंक देते हैं। पर तभी हमें चूलिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी स्माइल देती है, और वो अचानक से ही हंसते हुए थोड़ा सा ब्लड उस स्वॉर्ड के ऊपर थ्रो कर देती है, जिस चीज के चलते उस पूरी की पूरी डीमन स्वॉर्ड का हुलिया ही चेंज हो जाता है, जिसे देख के चूलिंग के एडॉप्टेड फादर पूरे ही हैरान हो जाते हैं। और तभी चूलिंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिसे देख के वो एंसेस्टर पूरे ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल कैसे ही हो सकता है। और तभी चूलिंग फुल स्पीड से उस एंसेस्टर की तरफ अटैक करने को बढ़ जाती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख के एंसेस्टर भी अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर वो स्वॉर्ड जैसे ही चूलिंग की स्वॉर्ड से टकराती है, वो एकदम ही चकनाचूर हो जाती है, जिसे देख के एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन स्वॉर्ड को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर आगे वो कुछ कह पाता, हमें दिखाया जाता है कि चूलिंग उसका गला काटते हुए आगे निकल जाती है, और वो फुल एटीट्यूड में कहती है कि डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल डीमंस को मारने के लिए ही होना चाहिए। अब चूलिंग को अपनी तरफ आते हुए देख के उसके अडॉप्टेड फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी चूलिंग, जो कि पूरी ही गुस्से में थी, वह कहती है मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फैमिली की तरह ट्रीट किया, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुकी हो, तुम्हें स्वॉर्ड सेक्रीफाइस बनने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद चूलिंग पूरे गुस्से में ही कहती है क्या तुम अभी भी खुद को वर्दी समझते हो मेरे नाम को लेने के लिए? और यही कहकर वो उनका गला उनके धड़ से अलग कर देती है, और वो अपने अडॉप्टेड ब्रदर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम एक बीस्ट हो। पर उसका ब्रदर इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है, जो वो चूलिंग के सामने पैरों पर गिर के माफ़ी मांगने की कोशिश करता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। पर चूलिंग ये कहते हुए उसकी गर्दन उड़ा देती है कि तुम तो एक कुत्ते होने के लायक भी नहीं हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चूलिंग के अडॉप्टेड मदर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही हैरान होती हैं, और वो चूलिंग से पूछती हैं कि आखिरकार तुम बाहर कैसे आई और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो चूलिंग उनसे पूछती है कि आखिरकार वो लोग थे कौन? तो उसकी मदर कहती हैं और कौन, वो तुम्हारे फादर और ब्रदर थे। जिस बात को सुनने के बाद चूलिंग घूरते हुए गुस्से में कहती है कि मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, और इतना ही कहने के बाद वो उनका भी किस्सा ख़त्म कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें भी उन्हें कंपनी देने के लिए जाना चाहिए। और वो वहाँ से ये कहते हुए जाने लगती है कि चू फैमिली के मेंबर्स डिजर्व करते हैं मरना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चूलिंग ने पूरे के पूरे चू स्वॉर्ड विला में तबाही मचा दी थी। और ये सारी चीज़ें होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लुए अपने सिस्टम से देख रहा था और कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, इस बार उसने अपने ही हाथों से पूरे के पूरे चू स्वॉर्ड विला को ख़त्म कर दिया, उसमें से एक भी सर्वाइवर नहीं बच पाया। तभी वो अपने सिस्टम से कहता है कि अब इसे बंद कर दो।
तभी उसका सिस्टम उससे पूछता है कि आप और नहीं देखना चाहते, जहां तक एक नैनसन सोल्ड रेलम का कल्टीवेटर बस वहां पर पहुंचने ही वाला होगा ताकि वो उसे मार सके। पर लुए को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, बस वो इतना ही कहता है कि वो ये चीज डिजर्व करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही रोते हुए कह रही थी कि मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं गलत थी। तभी हमें वहां पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो बंदा जिसका कि नाम मास्टर ली जियान रहता है, वो कहता है तो आखिरकार डीमन स्वॉर्ड फोर्ज हो चुकी है। और वो चूलिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि डीमन स्वॉर्ड सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द लाती है, मुझे उसे तुम्हारे लिए ख़त्म करने दो। पर जब चूलिंग कोई भी रिएक्शन नहीं देती, वो बंदा उसके पास जाकर उस स्वॉर्ड को रोक देता है और कहता है सच में कोई रिएक्शन नहीं, ये तो पूरी तरीके से ही पागल हो चुकी है, तो फिर ये डीमन स्वॉर्ड मुझे दे दो और मर जाओ। पर जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड 1 इंच और हिलाता है, चूलिंग की स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली उसकी स्वॉर्ड से टकराती है, जिस चीज़ से उसके पूरे के पूरे कपड़े ही गायब हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है, जिस चीज़ से वो पूरी तरीके से ही हैरान होता है क्योंकि चूलिंग फिलहाल सिर्फ ओरिजिन कोड रियल्म पर ही है, पर उसकी स्वॉर्डमैनशिप कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि चूलिंग के पास इस डीमन स्वॉर्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस कोई चीज़ है। पर चूलिंग को तो इस चीज़ का होश ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ है, बस वो भागना शुरू कर देती है ये सोचते हुए कि मैं गलत थी, मैं गलत थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि लुए के रूम को खटखटाते हुए कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। पर जब लुए कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो वो एक बार दोबारा से ही उसका दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार हो जाती, पर तभी उसे पिछली बार की याद आती है जहां पर लुए ने उसके साथ क्या किया था दरवाज़ा तोड़ने पे, जिस चीज़ को याद करके वो इस आइडिया को छोड़ के चिल्लाना शुरू कर देती है रूम के बाहर से कि मैंने ट्रेजर्स और पिल्स का इस्तेमाल किया, पर फिर भी मैं सिर्फ हेवनली कोर ही क्यों बना पाई, जबकि अगर मैं उनका इस्तेमाल ना भी करती तो भी मैं आराम से ही एक सेंट कोर बना लेती। क्या तुमने ये जानबूझ के किया ताकि तुम मेरी कल्टीवेशन को डैमेज कर पाओ? तुम एक विलेन हो और सिर्फ एक विलन जिसकी इतनी बातों को भी सुन के लुए को फर्क नहीं पड़ता, पर तभी उसका सिस्टम कहता है कि आप अभी भी इसे सहने वाले हैं, वो आपको बाहर से इतना ज़्यादा चीखे और चिल्लाई जा रही है। तो लुए शांति से ही कहता है बस मेरे कानों के ऊपर सील लगा दो और मुझे अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करने दो, इस बार मुझे सेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर मास्टर बाइक्यूलान आते हुए कहती हैं कि तुमने हेवनली कोर को कंडेंस किया है तो इस चीज का लुए से क्या लेना देना है। तो होंगलिंग उसे बताती है जब भी पहले मैं ब्रेक थ्रू किया करती थी तो वो मुझे हमेशा ही पिल्स और ट्रेजर्स देता था, ये कहकर कि मेरा ब्रेक थ्रू एकदम ही परफेक्ट होगा, पर इस बार मैंने उन पिल्स और ट्रेजर्स को खुद से क्रिएट किया और आखिरी में मेरी ट्रू क्यूआई पूरी ही केओटिक हो गई, जिस चीज के चलते मैं सिर्फ हेवनली कोर ही बना पाई। जिस बात को सुनने के बाद मास्टर बाइक्यूलान कहती हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जब लुए तुम्हें ट्रेजर्स और पिल्स दिया करता था तो वो हर एक चीज को पता नहीं कितनी बार ही चेक करता था, जिस चीज के लिए उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़ती होगी, और तुम ये कह रही हो कि तुमने बस उन्हें ऐसे ही मिक्स कर लिया खुद से ही, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना इफेक्टिव होने भी वाला है? जिस बात को सुन के होंगलिंग हैरान होते हुए पूछती है कि आप ये कह रही हैं कि अब तक जितने भी मैंने ब्रेक थ्रू किए हैं वो लुए की वजह से हैं? तो बाइक्यूलान होंगलिंग के पास आते हुए कहती हैं कि हम सातों में से किसे नहीं पता कि लुए सबसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता करता है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी अपने सीनियर ब्रदर से माफ़ी मांगो। जिस बात को सुन के होंगलिंग गुस्सा करते हुए कहती है कि यह हो नहीं सकता, उसी की वजह से मुझे फेंग वूजुई के साथ ब्रेकअप करना पड़ा था, जिसके चलते फेंग वूजुई मर जाता है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिस बात को सुन के बाइक्यूलान कहती हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी बैक माउंटेन जाओ और तुम तब तक वहाँ से नहीं आ सकती जब तक तुम अपनी गलती को समझ नहीं जाती। लुए से माफ़ी मांगने से अच्छा होंगलिंग को बैक माउंटेन जाना ठीक लगता है, तो वो तुरंत की तुरंत ही चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट डाओ सेक्ट के
एकदम ही सामने आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद चूलिंग ग्रेट डाउ सेक्ट की एंट्रेंस पे पहुंच जाती है, पर उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। ये कहते हुए बाइलियान पीक, लुए और मैं चूलिंग हूँ। और जैसे ही ग्रेट डाउ सेक्ट के मेंबर उसके पास आते हैं तभी किसी की आवाज आती है, फेलोडोइस्ट तुम्हें रुक जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा रहता है जो कि चूलिंग का पीछा करते हुए ग्रेट डाउ सेक्ट के सामने आ चुका रहता है। और वो कहता है कि मैं का पीछा काफी ज्यादा ही टाइम तक कर रहा था, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है ग्रेट डाउ सेक्ट को ऑफेंड करने के लिए, मैं शांति से ही इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर जैसे ही वो अपना हाथ चूलिंग की तरफ बढ़ाता है, वहां पर खड़ी हुई ग्रेट डाउ सेक्ट की मेंबर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, इसने ये बेहोश होते हुए कहा है कि ये हमारे ग्रेट डाउ सेक्ट में किसी को जानती है, बस मुझे इस चीज को वेरीफाई कर लेने दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम इसे ले जा सकते हो। तभी वो अपने पीछे खड़े हुए बंदे से कहती है कि इन लोगों को देखे रखना, तब तक मैं इस चीज को वेरीफाई करके आती हूँ। तभी हमें बाइलान पीक का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही आ चुकी रहती है और वो लुए के कमरे के बाहर खड़े होते हुए पूछती है, जूनियर ब्रदर लुए, एक बाहर वुमेन है जो कि कह रही है कि वो चूलिंग है और फिलहाल वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड है और वो हमारे माउंटेन गेट के सामने आकर बेहोश हो चुकी है। लुए एक बार दोबारा से पूछता है रूम के अंदर से ही कि कौन, तो वह जवाब देती है चूलिंग, पर लुए कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। जिस बात को सुनने के बाद वो सीनियर कहती है ठीक है, अगर जूनियर ब्रदर उसे नहीं जानते हैं तो फिर हम उसे बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे, और यही कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी सिस्टम लुए से पूछता है कि आप सच में उसे वहीं पर ही छोड़ना चाहते हैं। जिस बात को सुन के लुए कहता है क्या तुम भूल गए कि उसने मेरे साथ पिछली जिंदगी में क्या किया था, और वैसे भी वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी। तभी वही सीनियर आकर उसी मास्टर को बताती है कि हमारे सेक्ट का डिसाइपल इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ग्रेट डाउ सेक्ट अपने राइटलियसनेस के लिए जाना जाता है, तो फिर कैसे ही वो किसी ऐसी फीमेल डेविल को जानता होगा। पर जैसे ही वो चूलिंग को अपना हाथ लगा भी पाता, उसका हाथ पहले से ही जमना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं मास्टर बाई क्यू लान रहती हैं, जो कि कहती हैं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। जिन्हें देख के वहां पर जो बाकी लोग रहते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर बाई क्यू लान कहती हैं कि तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर इस चीज से उस मास्टर को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और वो कहता है क्या आप सच में ग्रेट डाउ सेक्ट अपने कहे हुए शब्दों से पीछे हटने वाला है। पर इस चीज को सुन के वो पहली वाली सीनियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मार्शल आर्ट से ऐसे बात करने की। जिससे वेपन निकालते हुए देख के वो मास्टर भी अपने वेपन निकाल लेता है और कहता है मेरे स्वॉर्ड की भी धार बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इससे पहले उन दोनों के बीच बैटल होती, मास्टर बाई क्यू लान अपने एक ही मूव से उस बंदे को पूरी तरीके से ही जमा देती हैं और फिर वो एक कोल्ड सा लुक देते हुए कहती हैं कि तुम इस लाश को ठिकाने लगा देना और फिलहाल के लिए मैं इस लड़की को अपने साथ सेक्ट में ले जा रही हूँ। फिर हमें एक पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी से कह रहा रहता है सीनियर सिस्टर आपको चूलिंग को बचाना ही होगा, और तभी हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जिससे कि जो मास्टर चेक कर रही थी वो कहती है कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा हैविली इंजर्ड कैसे हो गई। जिस बात को सुन के बाई क्यू लान थोड़ी चिंता में कहती हैं हाँ ये हद से ज़्यादा इंजर्ड है, इतनी इंजरी के साथ तो अब तक इसे मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे ये अभी भी जिंदा है। तभी जो मास्टर उसे हील कर रही थी वो थम्स अप का साइन बनाते हुए कहती हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि ये जिंदा है मैं इसे बचा सकती हूँ। जिस चीज़ को सुन के बाई क्यू लान भी उसे थैंक्स करती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब चूलिंग को होश आ चुका था, जो कि अपने सामने मास्टर बाई क्यू लान को देखते हुए कहती है सिस्टर बाई आखिरकार यंग मास्टर कहाँ हैं। पर मास्टर बाई क्यू लान को सिस्टर बुलाते हुए सुन के जिन मास्टर ने चूलिंग को हील किया था वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती हैं। तभी बाई क्यू लान कहती हैं कि लुए फिलहाल साइकिलूजन में गया है और अभी वो बाहर नहीं आया है। जिस चीज़ को सुनने के बाद चूलिंग कहती है कि यंग मास्टर ने ही आपसे कहा था कि मुझे आकर बचाएं, मुझे जल्द से जल्द यंग मास्टर से मिलना होगा। जिसकी इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट को देख के बाई क्यू लान कहती हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें अपनी इंजरीज को
रिकवर कर लेना चाहिए, शायद से तब तक वो साइकिलूजन से बाहर आ जाए। तभी चूलिंग बाइक्यूलान से कहती है कि मुझे यंग मास्टर से माफ़ी मांगनी है, मैंने उन्हें हर टाइम ही गलत समझा है। यंग मास्टर कभी भी मुझे पजेस करना ही नहीं चाहते थे, वो हर टाइम ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। शायद से सिस्टर बाई हम लोगों ने भी यंग मास्टर को गलत समझ लिया है। पर उनकी इस बात को सुन के वो जो दूसरी सीनियर थी वो ब्लश करते हुए सोचती हैं, ऐसा लगता है कि मैंने किसी सीक्रेट को सुन लिया है। पर उनके ऐसे चोरी चोरी से बातों को सुनने के चलते बाइक्यूलान बिल्कुल भी खुश नहीं थी और तभी वो उनके पास जाते हुए कहती हैं, सीनियर सिस्टर कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं, मुझे चूलिंग से थोड़ी बातें करनी है। जिस बात को सुन के वो सीनियर बाहर जाते हुए कहती हैं, ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग आराम से ही बातें कर सकते हो। और जब वो बाहर चली जाती हैं तो मास्टर बाइक्यूलान कहती हैं कि तुम मुझे सिस्टर बाई मत बुलाया करो, तुम मुझे सीनियर बाई कहा करो। जब मेरा केओस यिन पॉइजन फ्लेयर अप हुआ था तो लुए ने एक ऐसा अनअवॉइडेबल एक्ट किया था जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और ये सारी बातें बाहर से मास्टर बाइक्यूलान की सीनियर सुन रही थी। वो सोचती हैं कि अनअवॉइडेबल एक्ट से यहाँ पर मतलब क्या है, पर उन्हें चोरी से बातें सुनते हुए मास्टर बाइक्यूलान सेंस कर लेती हैं। जो समझ आते ही वो अपनी एनर्जी से रूम के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिस चीज के चलते अब उनकी सीनियर बिल्कुल भी अंदर की बातें सुन नहीं पा रही थी, जिससे वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा ही सीक्रेट है जो तुम्हें मुझे भी उसे सुनने नहीं देना है। मेरे हिसाब से तो मास्टर बाइक्यूलान भी उन 8 एम्प्रेसेस में से एक थी जिन्होंने लुए को धोखा दिया था। हालांकि अब ये पूरी तरीके से ही तो कंफर्म नहीं है, पर इन लोगों की बातचीत को सुन के मुझे तो यही लगता है। आप लोग भी अपने अपने ओपिनियन को कमेंट्स में लिख दीजिएगा और बाकी हमें आने वाले चैप्टर्स में इस चीज को भी क्लियर कर ही दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लुए को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी कल्टीवेशन से उठा रहता है। तभी उसका सिस्टम पूछता है क्या आप उसे देखने नहीं जाएंगे। वो कितने ही टाइम से बाहर घुटनों पे बैठी हुई है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि लुए के कमरे के सामने घुटने पे बैठी होती है। पर लुए एकदम ही कोल्डली कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ कि उसने मेरे साथ पिछली ज़िंदगी में क्या किया था। वो वूमेन सिर्फ मेरी कल्टिवेशन में ही दिक्कत देगी और इस बार मेरे लिए कल्टिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बाहर हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि घुटने पे बैठे हुए सोच रही थी कि मुझे भरोसा है कि अगर मैं ऐसा बार बार करती रही और यंग मास्टर से माफ़ी मांगती रही तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें चाइजिया पीक पे दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ग्रेट डाउ सेक्ट में 9 मेन पीक्स हैं और 72 सब पीक्स हैं और चाइजिया पीक भी मेन पीक से बिलोंग करता है। वहाँ पर चूलिंग अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और चूलिंग को प्रैक्टिस करते हुए कोई छुप के देख रहा था। हमें उसके नाम के बारे में पता चलता है जो कि होता है लिंगहू वूशांग, जिसे मैं आपसे वूशांग बुलाया करूंगा। तभी हॉन्गलिंग की स्वॉर्ड आकर उस पत्थर पे लगती है और हॉन्गलिंग कहती है कि आखिरकार वहां पर कौन है। तभी वूशांग बाहर निकलते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसके नाम को सुन के हॉन्गलिंग को भी याद आता है कि पिछली जिंदगी में जब सीनियर ब्रदर ने यानी कि लुए ने होली सन की पोजीशन को छोड़ दिया था तो फिर यही ग्रेट डाउ सेक्ट का होली सन बना था और यहाँ तक कि इसकी कल्टीवेशन एडवांस होते होते 8 हेवनली लेयर तक पहुँच चुकी थी। पर यह उस डार्क टर्मोइल बैटल में मारा गया। इसे किसी हीरो के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। तभी सीनियर ब्रदर वूशांग कहता है कि मैंने जूनियर सिस्टर को यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देखा और वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही मास्टर्ड लग रही थी, तो फिर मैं किसी एडवाइस को लेना चाहता था। जिसकी बात को सुन के हॉन्गलिंग एकदम ही एरोगेंटली कहती है कि तुम छोटे बच्चे बिल्कुल भी मुझे हरा नहीं सकते। पर इस चीज़ से वूशांग भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी जितनी भी ओल्ड नहीं हो फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, क्यों ना हम लड़के डिसाइड करें कि कौन किसे पीटता है। पर तभी अचानक से ही हॉन्गलिंग वूशांग के पास आ जाती है जिसे इतना अपने पास देख के वूशांग ब्लश करने लगता है और हॉन्गलिंग कहती है क्यों ना सबसे पहले तुम लुए को हरा दो फिर मैं तुमसे स्पार करूंगी। जिसकी इस बात को सुन के वूशांग पूछता है कि आखिरकार मैं लुए से फाइट करूं ही क्यों, उसके और मेरे बीच तो कोई भी गर्ज है ही नहीं। तभी हॉन्गलिंग एक जगह बैठते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि उसी की वजह से
से मेरी मास्टर ने मुझे इस पीक पे पनिशमेंट दी है। जिसकी बातों में वूशांग भी आ जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार लुए ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो फिर अब तक जितना भी उस दरवाज़ा तोड़ने के बाद हुआ रहता है वो सारी की सारी चीज़ें होंगलिंग वूशांग को बता देती है। जिस चीज़ को सुन के वूशांग तो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या सच में ऐसा बंदा तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के भी क्या लायक है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम यहाँ पर ही इंतज़ार करना, मैं उसे हरा के आता हूँ, मैं पक्का ही उसे मजबूर कर दूंगा उसकी गलतियों को मानने के लिए। होंगलिंग कहती है कि तुम मेरे हिसाब से उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, पर वूशांग तो कुछ ज़्यादा ही खुद पे कॉन्फिडेंट था। मैं पक्का ही उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा कि एक वर्दी सीनियर ब्रदर कैसे बनते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुए को दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर से ही पूछता है कि आखिरकार बाहर कौन है। और हमें पता चलता है कि वूशांग यहाँ तक आ चुका है। इसके नाम को सुन के लुए सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पर आया क्यों है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं इससे सबसे पहली बार ऑल सेक्ट डिसाइपल कॉम्पिटिशन में मिलने वाला था, मैं वहाँ का चैंपियन होता और ये वहाँ का रनर अप। और तभी लुए उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्यों आए हैं। पर वूशांग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है कि लुए उसे जानता है और इस चीज़ से उसे खुद पे कुछ ज़्यादा ही गर्व भी होता है। फिर वो अंदर आते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास कोई जानकारी भी होगी। पर तभी वो अचानक से ही अपना मूड बदलते हुए कहता है फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने को आया हूँ। जिस बात को सुन के लुए भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचते हुए कि वो उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी गाइडेंस दे देगा। फिर हमें डायरेक्टली फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूशांग अपनी स्वॉर्ड को लेकर लुए की तरफ बढ़ रहा था, पर लुए सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल करके उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के वूशांग पूरा ही हैरान हो जाता है। और तभी लुए अपने फिस्ट में एनर्जी को इकट्ठा करके वूशांग की तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है, जिसे देख के वूशांग स्वॉर्ड से उसके मूव को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर तभी लुए एक स्माइल देकर अचानक से ही वूशांग के पीछे आ जाता है और उसे एक किक मार के दूर फेंक देता है और कहता है क्या इतना काफ़ी होगा सीनियर ब्रदर। पर इस चीज़ से वूशांग चिढ़ जाता है और वो अपनी चाइजिया स्वॉर्ड आर्ट को एक्टिवेट करके लुए की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इसे डॉज कर पाएगा। पर एंड टाइम पे ही लुए वूशांग के साइड में आ जाता है, जिसे देख के खुद वूशांग भी हैरान हो जाता है और हमें उसकी आंखों में लुए का पंच दिखता है। पर आखिरी में लुए वूशांग को उसके कपड़ों से पकड़ के उठा के दूर फेंक देता है। पर वूशांग जैसे तैसे सीधे लैंडिंग कर लेता है और लुए एक और बार पूरे ही एटीट्यूड में कहता है कि आखिरकार ये कैसा था, क्या अभी भी तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। तो वूशांग कहता है कि ये तो मानना पड़ेगा कि स्किल्स के मामले में मैं तुमसे कम हूँ, पर अभी भी मेरी कॉम्प्रहेंशन तुमसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। जिन बातों से लुए को समझ आ जाता है कि वूशांग अभी भी नहीं मानने वाला। और तभी वूशांग अपनी चीशा स्वॉर्ड आर्ट का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा स्लैश अटैक लुए की तरफ कर देता है, जिन्हें देख के लुए भी कहता है सच में मानना पड़ेगा सीनियर ब्रदर की परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। पर एक झटके में ही लुए अपने हाथ से उन सारे स्लैशेस को ख़त्म कर देता है, जिसे देख के वूशांग का तो चेहरा देखने लायक होता है। पर लुए हम्बली ही कहता है सीनियर ब्रदर अब हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो वूशांग भी अपनी हार को मान लेता है और कहता है कि तुम्हारी अचीवमेंट फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ही होने वाली है। तो लुए कहता है चिंता मत करिए, मैं ये बताऊंगा कि मैं आपसे 10 राउंड तक लड़ा हूं और बहुत ही मुश्किल से मैं आपसे जीत पाया हूं। जिन बातों को सुनते हुए वूशांग हंसते हुए कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें पक्का याद रखूंगा। और यही कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि भागती हुई आ रही थी और कहती है लुए तो आखिरकार तुम बाहर आ ही चुके हो, जिसे देख के वूशांग भी हैरान होता है। पर चूलिंग को देख के लुए तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है और एक बार दोबारा से अपने दरवाजे को बंद कर लेता है।
चूलिंग दोबारा से घुटनों पे बैठते हुए कहती है कि आखिरकार सीनियर ब्रदर ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया, जिसे ऐसा करता हुआ देख के वूशांग कहता है कि एक वुमेन की डिग्निटी काफी ज्यादा ही प्रीशियस होती है, दुनिया में सिर्फ वही एक लौता तो बंदा नहीं है। पर चूलिंग तो वूशांग को पूरा ही इग्नोर मार देती है, जिसे देख के वूशांग जाते हुए सोचता है ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, पर क्या फर्क पड़ता है, वो अंधी है। उसके सामने इतना ज्यादा डैशिंग लड़का खड़ा हुआ है पर फिर भी वो उसे भाव तक नहीं दे रही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगलिंग की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वूशांग आकर कहता है कि मैं हार गया। तो चूलिंग कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तो वूशांग एक जगह बैठते हुए कहता है कि वो बंदा इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम उसे बता रही थी। तो चूलिंग कहती है लुए वो काफी ज्यादा ही लड़कों को अच्छे से ट्रीट करता है वुमेन्स के मुकाबले, जिस बात को सुनने के बाद वूशांग कहता है हाँ हो सकता है क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानती हो और मैंने उसके कमरे के सामने एक लड़की को घुटनों पे बैठे हुए भी देखा था और उसने बिल्कुल ही उसे भाव तक नहीं दिया। जिस बात को जान के होंगलिंग पूरी ही हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार वो थी कौन। तो वूशांग उसे बताता है शायद से उसने अपना नाम लिंगर बताया था, जिस चीज को सुन के होंगलिंग पूरी ही हैरान होते हुए कहती है क्या सच में चूलिंग वापस आ गई, आखिरकार मैं इसे कैसे ही हैंडल करूंगी। पर फिर वो खुद ही से ही सवाल करते हुए कहती है क्या मैं जल रही हूँ, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देख के वूशांग सोचता है सच में ये भी लुए के ही पीछे पड़ी हुई है। पर तभी वो कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने लुए से फाइट कर ली है तो फिर अब तुम्हें मुझसे स्पार करनी होगी। जिस बात को चूलिंग भी मान जाती है और वो गुस्से में बढ़ते हुए कहती है कि मैं लुए की तरह बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। फेंगजिया पीक पे धमाके होते हुए दिखाए जाते हैं और आधे घंटे बाद हमें वूशांग की खराब हालत को दिखाया जाता है और चूलिंग उससे कहती है कि अब मेरी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना करना। बेचारा वूशांग रोते हुए कह रहा रहता है क्या सच में बाइलियन पीक पे सभी के सभी लोग मॉन्स्टर्स हैं, वो भी एक से बढ़ के एक। और हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि सोचती है कि आखिरकार चूलिंग वापस क्यों आई, मुझे वहां पर जाकर इसे देखना होगा, किसे फर्क पड़ता है कन्फाइनमेंट के बारे में। और यहाँ पर वो पनिशमेंट के बारे में बात कर रही है जो कि उसकी मास्टर ने उसे इस पीक पे रहने को दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी गलती के लिए लुए से माफी मांग रही थी। पर तभी अचानक से ही चूलिंग गिर जाती है और उससे लुए के कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो वहां पर लुए को देखने की कोशिश करती है पर पूरी ही हैरान हो जाती है क्योंकि लुए तो उस कमरे में होता ही नहीं है।